हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ कृष्णा अभिषेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल साइंस वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को डील करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के मैग्नीट्यूड को अच्छे से पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड कितना होता है। उसी फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ के फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में डील करेंगे, जो कि फार्मूला कितना था बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे आपको वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर के फॉर्म में पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डायग्राम से बच्चों। तो वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक ड्रॉ करना पड़ेगा आपको एक ग्राफ, जिसमें हम यहाँ पे एक ले लेंगे Q1 चार्ज, यहाँ पे ले लेंगे Q2 चार्ज। अब ये Q1 चार्ज के पोजीशन को पता करने के लिए हमको ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा Q1 की तरफ, जो कि क्या बताएगा बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा Q1 का ओरिजिन की तरफ। ये हो गया हमारा Q1 का पोजीशन वेक्टर, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं R1। उसी तरह से ओरिजिन से हम लोग Q2 चार्ज की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। अब कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा होगा कि दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को भी मेजर किया जाता है। तो ये Q1 चार्ज से Q2 चार्ज के डिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे, इसको भी एक वेक्टर के द्वारा ड्रॉ करेंगे, और इसका वैल्यू हो जाएगा R12 वेक्टर। ये बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये आपका पोजीशन वेक्टर R1 R2, और R21 जो हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा Q1 चार्ज से Q2 चार्ज की तरफ। अगर हम लोग Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की तरफ चलेंगे, यानी इसका अपोजिट डायरेक्शन लेंगे, तो हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका R21। ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों इतना हम लोगों ने वर्क किया। अब हमको ये पता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे दो तरह का फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन का फोर्स, रिपल्सन का फोर्स। अगर दोनों सिमिलर चार्ज होंगे तो उन दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, और दोनों अगर अनलाइक चार्जेज होंगे तो उनमें अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो बच्चों हम समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या है, एक ही तरह के चार्ज है, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो इनमें फोर्स जो होगा ये इसी लाइन ज्वाइनिंग में आगे की तरफ लगेगा, यानी ये एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स के थ्रू क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो ये फोर्स जो होगा यानी Q1 के तरफ अब क्या होगा, ये लगेगा Q1 पे फोर्स लगा, किसके कारण, Q2 के कारण। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2। उसी तरह से Q2 पे फोर्स लगा है, तो फोर्स ऑफ 2 किसके कारण लगा है, 1 के कारण लगा है। तो फोर्स ऑफ चार्ज 2 ड्यू टू 1। अब हमने क्या किया, हम इस वेक्टर के हर एक पॉइंट को समझ चुके हैं। अब हम इसमें जो ज़रूरी आने वाले टर्म्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, उसको एक एक करके डील करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक बार और आपको ब्रीफ बता दूं कि यहाँ पे हमने दो चार्ज लिया था, Q1 Q2 चार्ज लिया था। उस चार्ज को R1 और R2 पोजीशन वेक्टर के द्वारा दर्शाया गया। Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के द्वारा दर्शाया। अगर हम लोग Q2 से Q1 की तरफ गया तो हम लोगों ने वेक्टर R21 लिया था। उसके बाद से हमने देखा कि दोनों चार्ज अगर सिमिलर होंगे तो उनमें रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ये जो वीडियो है इसमें हमने दोनों चार्ज जो बोले हैं वो सिमिलर लिए, यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर ये दोनों होंगे तभी इनमें क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो Q2 चार्ज Q1 पे Q2 का चार्ज लगा तो फोर्स ड्यू टू 1, उसी तरह से फोर्स 2 ड्यू टू 1। तो ये हो गया दोनों तरफ का फोर्स। अब हमको पता करना है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों लिखा था कि ये R1 वेक्टर जो था ये क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड R2 वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2।
उसके बाद से हम लोगों ने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला था R21, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इस पोजीशन वेक्टर का नाम भी अगर हम लोग कुछ देना चाहें तो ये O हो गया, इसको हम लोग A मान सकते हैं और इस पॉइंट को B मान सकते हैं, ठीक है। ये OA और OB को हम लोग मान सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर जो होगा वो AB वेक्टर, यानी ये पोजीशन वेक्टर A से B के तरफ, तो AB जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यानी देखिएगा अच्छे से, हम लोग कैसे जा रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है आप लोगों को पता होगा कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी काम करता है। तो AB जो होगा, AB के लिए कौन सा हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, R12, और उसी तरह से BA के लिए आपका हो जाएगा R21। तो हम लोगों को AB और BA दोनों निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 चार्ज, इसे हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। जब Q1 से Q2 चार्ज तक क्या होगा, वेक्टर हमारा रीड करेगा, तो उस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे AB वेक्टर इक्वल टू R12 वेक्टर। अब ये R12 वेक्टर जो होगा, देखिए अगर अच्छे से हम लोग देखें तो चार्ज 1 से लेकर के चार्ज 2 तक के इस डिस्टेंस को हम लोग R12 वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये R12 वेक्टर जो होगा वो R2 माइनस R1 के इक्वल होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसी तरह से हम लोग दूसरे को निकालेंगे, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। तो इसमें हमारा क्या निकलेगा, BA वेक्टर निकलेगा। तो BA वेक्टर तो R21, तो ये क्या हो जाएगा R21। तो R1 से R2 के डिस्टेंस को, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब यहाँ तक हम लोगों ने इसके कुछ पोजीशन वेक्टर दिखा दिए, फिर उसके बाद से हम लोगों ने इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा दिया। अब एक यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो हमें डायरेक्शन बताता है, उसी यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस वेक्टर जो कूलम्स लॉ का फार्मूला होता है उसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो R12 जो होगा, यूनिट वेक्टर R12 वो देखिए किसके इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर अगर R12 हम लोग लेके चलते हैं तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ R12 R12 बाई R12 वेक्टर के इक्वल होगा। एंड उसी तरह से अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकालें R21, तो वो जो होगा वो R21 वेक्टर बाई R12 वेक्टर के इक्वल होगा। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है ये डायरेक्शन बताता है वेक्टर का, ठीक है। तो डायरेक्शन वेक्टर यानी हम लोग R12 से अगर 1 से 2 की तरफ चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो R12 का, और ये R12 वेक्टर हो बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसे हम लोग मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। अब हमने बच्चों क्या किया, हमने जितने भी टर्म थे उसको अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं सीधे कूलम्स लॉ के फॉर्मूले की तरफ। तो हम लोग को बताया गया था कि कूलम्स लॉ में कूलम्ब फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 बाई Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम लोगों ने देखा था कि F इक्वल टू जो था वो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू अगर हम लोग रखें तो F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड था। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके और इसे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में रिलेट करेंगे। तो हम कौन सा वेक्टर फॉर्म निकाले, तो फोर्स 2 ड्यू टू 1, यानी इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं। हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स निकाल सकते हैं और इस डायरेक्शन में फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इस
ये जो वीडियो है इसमें हम लोग लेके चल रहे हैं F21, यानी वेक्टर F21 पे जो फोर्स लग रहा है वो तो पहले मैग्नीट्यूड लगेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। अब देखिए ये R जो था, ये R क्या है, ये R जो है ये डिस्टेंस हम लोग बोलते थे Q से Q1 के बीच के डिस्टेंस को, तो Q1 से Q2 के बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने वेक्टर R21 से डिफाइन किया हुआ है। तो इस R स्क्वायर के जगह पे हम लोग R12 वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद से क्या होगा, हमें यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो इसमें यूनिट वेक्टर हम लोग कौन सा लेंगे, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का इक्वल है, यानी R12 वेक्टर लीजिए, क्योंकि जितना फोर्स इस साइड में लगेगा उतना ही फोर्स आपका इधर भी लगेगा। दोनों तरफ जो होता है वो इक्वल फोर्स लगता है, क्योंकि और Q1 को Q2 चार्ज तक, Q1 से Q2 का डिस्टेंस जो है वो Q2 से Q1 के डिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग R12 वेक्टर को अगर लेके चलते हैं तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, तो R12 वेक्टर से, R12 वेक्टर क्या यूनिट वेक्टर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये जो बना फॉर्मूला ये हमारा क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। लेकिन हमने क्या फॉर्मूले में R12 का भी वैल्यू निकाला हुआ है और R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 यूनिट वेक्टर का भी फॉर्मूला है और मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को पुट करेंगे, तो R21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। अब R12 वेक्टर को देखिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे R12 वेक्टर, इसको हम लोग लिखे हैं R2 माइनस R1। तो इसको डायरेक्ट हम लोग या अभी R12 ही लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों को R12 का भी अभी फॉर्मूला लिखना बाकी है का होल, इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन में हम लोग ये ले लेते हैं 12 का, तो R12 बटा R12 का मैग्नीट्यूड R12 वेक्टर बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये देखिए यहाँ पे भी R12 वेक्टर और यहाँ R12 वेक्टर का स्क्वायर है, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो F21 वेक्टर जो हमारा निकला वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर का होल क्यूब हो गया ये, क्योंकि R12 वेक्टर का स्क्वायर था और R12 वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई हो तो इसका क्यूब हो गया। और ये R12 वेक्टर जो था दोनों मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया और R12 वेक्टर यहाँ पे बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे R12 वेक्टर और R1 दोनों एक ही सिमिलर है, तो दोनों का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो F21 फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R12 R2 माइनस R1, तो ब्रैकेट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर एंड हियर ऑल्सो रिटन एज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आपका जो फॉर्मूला निकला, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन निकल गया हम लोगों का कूलम्ब्स लॉ का, जो कि इस वीडियो में हम लोग करने वाले थे। तो यहाँ पे बहुत जगहों पे आप यहाँ पे भी इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम लोगों ने क्या हुआ है, डायरेक्शन के साथ यूनिट वेक्टर से कभी किसी भी वेक्टर फॉर्म को, मैग्नीट्यूड को जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसके वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। लेकिन हम लोगों ने कुछ यहाँ पे टॉपिक को डील किया था, उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको और भी एक्सपेंड करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो ये आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ का यूनिट वेक्टर में हम लोग उसको यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उसको कैसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ को। जो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, क्योंकि जैसे ही हमारा नया वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।